नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई खत्म। दिल्ली से खबर, कांग्रेस पार्टी की बैठक खत्म। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक। महासचिवों, प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई बैठक। राज्य प्रभारियों के साथ हुई बैठक। कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई खत्म। राज्य प्रभारियों के साथ हुई बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक हुई खत्म। राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय का करेंगे घेराव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? मल्लिकार्जुन के साथ जो बैठक हो रही थी वो बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इस बैठक में रहा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक पार्टी कार्यालय के मुख्यालय में मीटिंग की। इस मीटिंग के सभी प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महासचिव, प्रदेश सचिवों को बुलाया गया था। इसके साथ ही वो प्रदेश महासचिव जो उन राज्यों के प्रभारी हैं उनको भी आमंत्रित किया गया। में मूल रूप से 3 मुद्दों पर चर्चा हुई कि आगामी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होना है और चुनाव जहां होने हैं उनकी तैयारी और रणनीति और संगठन कैसा होना चाहिए। इसके साथ ही 22 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर ली है। सेबी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन पूरे देश के हर राजधानी के मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश टीम वहां पर करेगी। इसके साथ ही हिंडनबर्ग घोटाला, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसमें जो सेबी का घोटाला सामने आ रहा है, तो सेबी के अध्यक्ष को हटाने के लेकर कांग्रेस से एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मल्लिकार्जुन के अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी फिलहाल वो बैठक खत्म हो चुकी है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है। और अब देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे तिरंगा यात्रा हमारी, चिंतन मंथन जारी। उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय और केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें आगामी चुनाव पर मंथन किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एकजुटता के साथ ही प्रदेश स्तरीय नेताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा गया है। वहीं भाजपा की बात की जाए तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जबकि कांग्रेस हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में जीत से उत्साहित है और अब कांग्रेस का फोकस केदारनाथ उपचुनाव को जीतने पर लग गया है। इसी बीच खबर यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच में उनका दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में दोनों नेताओं की बड़ी रैली कराने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव को जीत पाएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में आगामी चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हैं।
इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कई दौर की बैठक कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हो चुकी है। वहीं अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एकजुटता के साथ पार्टी के नेताओं को केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। कांग्रेस का दावा है कि वो निकाय और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने जा रहे हैं। पार्टी के सभी नेता एकजुटता के साथ चुनावी तैयारियों में लगे हैं। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव भी नज़दीक है और निकायों के चुनाव भी नज़दीक हैं, पंचायतों के चुनाव भी नज़दीक हैं। इन सभी को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है और हम तो चाहते थे कि निकायों के चुनाव समय पे हों। सरकार ही बार बार उनको टालने का काम कर रही है और हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी लोकसभा सत्र के दौरान ही इतनी गंभीर हैं इन चुनाव को लेकर के कि उन्होंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को 8 तारीख को दिल्ली बुलाया था और कल प्रदेश के सभी विधायकों के साथ भी उन्होंने बैठक की और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी पूरे देश के अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो हम किसी भी चुनाव को अब हल्के में नहीं ले रहे और उनका लाभ भी हमें अगर कांग्रेस को इतनी ही पहाड़ की चिंता होती तो उनकी बैठक दिल्ली में ना होती। उनकी प्रभारी यहाँ के विधायकों को बुला करके और संगठन के लोगों दिल्ली की पीड़ा में व्यस्त है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सांसद हैं जो बन करके यहाँ से गए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन संसद में उन्होंने उठाने का काम किया है। यहाँ की जो आपदाएं आई है उनके बारे में चर्चा करने का काम उन्होंने किया है, चाहे हमारे बलूनी जी हो, महेंद्र भट्ट जी हो, नरेश बंसल जी हो, अजय टमटा जी हो। देखिए, यूकेडी की जो हमारे निकाय चुनाव अभी सबसे पहले आगामी निकाय चुनाव हमारे सामने, उसके लेकर जो है यूकेडी भी 2 बैठक इसमें हमारी हो चुकी है। पहली बैठक हमारी बल्कि अखबारों के माध्यम से हमने खबर भी जो अखबार में आई थी उसमें कहा था कि हम रोस्टर का इंतज़ार कर रहे हैं। रोस्टर जैसे ही जारी होता है यूकेडी अपने सारे प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगी। और कल की बैठक में भी जो है हमारा जो चर्चा हुई थी, जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उसमें हमारे जो निकाय चुनाव के केंद्रीय प्रभारी केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय जी ने कहा कि सारे जिलों में जो है उन्होंने अपनी बैठकें लगा दी है ये निकाय चुनाव को लेकर। और हर जिले में जैसे जैसे हमारे सामने प्रत्याशियों के नाम आते हैं, क्योंकि प्रत्याशियों की घोषणा औपचारिक तौर पर हम कर नहीं सकते जब तक रोस्टर नहीं आता है, और परिसीमन का भी हमारा अभी मुद्दा सामने है। जैसे ये दोनों चीज़ें फाइनल होती है हमारे प्रत्याशियों की घोषणा हम करेंगे। और यूकेडी जो है इस बार सारे महानगर देहरादून हो चाहे ऋषिकेश की बात करें, सारे ही नगर निगम में सभी वार्डों पर जो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में जीत से उत्साहित है और अब कांग्रेस का फोकस केदारनाथ उपचुनाव को जीतने पर लगा हुआ है। और इस बीच खबर ये भी है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सितंबर में उत्तराखंड आ सकते हैं। 15 से 20 सितंबर के बीच में उनका दौरा प्रस्तावित है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो भाजपा पूरे प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के आह्वान पर शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। तिरंगा यात्रा आज पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति भारतवर्ष का एक एक नागरिक अपने घर के अंदर के ऊपर 15 तारीख तक प्रत्येक घर में तिरंगा लगे। इस आह्वान के साथ हम हर तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा द्वारा प्रारंभ किए। उसमें हमारे इस क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी तो ये है कि प्रदेश के जितने हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो दुष्कर्मों के मामले हैं, जो आपदा आई हुई है, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए वो तिरंगा यात्रा को अब आड़ ले रही है। जबकि तिरंगा यात्रा तो कांग्रेस की आन बान और शान रहा है हमेशा से। आप देख लीजिए, जिन्होंने 52 साल तक अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया सिवाय इसके कि अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते रहे, वो लोग आज हमको तिरंगे का महत्व समझा रहे हैं और हर घर में तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं। तिरंगा तो हमारे दिलों में बसता है। अभी कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं है, वो हर स्टेट्स में उन्होंने प्रोग्राम देने का निर्णय किया है। और क्योंकि अभी 1 आध महीने के अंदर ही कुछ राज्यों में चुनाव है, तो मुझे लगता है कि पहले उनको तवज्जो दी जाएगी। और हमसे भी डेट्स मांगे, हमने भी डेट्स दिए हैं कि इन डेटों में संभव हो सकता है। अब देखिए क्या प्रोग्राम आता है।
कुल मिलाकर बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस अब केदारनाथ उपचुनाव के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में बीजेपी पर भारी पड़ेगी। सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड या कांग्रेस के नेता एकजुटता के साथ आगामी चुनाव को लड़ेंगे या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है चुनावों को लेकर, एक और जहां उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो वहीं साथ ही साथ नगर निकाय चुनावों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई। साथ ही साथ चुनावी धार देने के लिए शीर्ष नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ सकते हैं उत्तराखंड, जैसी जानकारी मिल पा रही। एक और बीजेपी जहां तिरंगा यात्रा निकाल रही है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री का आह्वान था, उसकी तैयारियों में लगातार काम करिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन प्रशाले जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादी प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे राजेंद्र चौधरी जी आपसे। कांग्रेस उपचुनाव और नगर निकाय चुनावों को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है, चाहे वो जिस तरीके से दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हो रही हो या अभी हाल ही में जो आपने 2 उपचुनाव जीते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी जोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की ये जो 2 जीत हुई है, उसके बाद कांग्रेस अब कहीं ना कहीं आश्वस्त भी नजर आ रही है, साथ ही साथ तैयारियां करती हुई भी नजर आ रही है आगे के चुनावों को लेकर। जैसी जो राजनीतिक दल होते हैं वो निरंतर जो है अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी नीतियां बनाते हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है। बिल्कुल। जहां तक नगर निकाय की बात है और कांग्रेस के उत्साह की बात है, तो जो मेरी जानकारी है, बद्रीनाथ जो उपचुनाव हुआ उसमें भाजपा की सारी जांच, सीबीआई, एनफोर्समेंट, प्रशासनिक दबाव, सारे हथियार इनके फेल हो गए और ये जो हमारा कैंडिडेट चोरी करके ले गए थे वो भी हार गए। मंगलौर में बूथ कैप्चरिंग हुई, फायरिंग हुई, प्रशासन पुलिस की पूरी बस्ती हुई, उसके बाद भी जो है सारी इनकी योजनाएं धरी की धरी रहेगी, कांग्रेस जीती। सवाल यहाँ दूसरा है। सवाल यह है कि ये सरकार जो है मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाएगी या किस आधार पर जाएगी, क्योंकि अब इनका जो हिंदू मुसलमान वाला जो मामला था वो तो उसकी तो निकल गई हवा। अभी बद्रीनाथ जो चुनाव है, बद्रीनाथ में अभी हाल में आपदा आई, मैं उस दिन वहीं था जब सोनप्रयाग में जब बादल फटा और बादल फटने के बाद रास्ते सब बंद हो गए। आज इस घटना को भी 12 दिन हो गए, अभी भी रास्ते जस के तस खराब हैं। केंद्र की सरकार ने 1 रुपया भी राज्य को नहीं दिया। भ्रष्टाचार, 228 किलो सोना केदारनाथ बद्रीनाथ का, बेरोजगारी, पलायन, यात्रा की अव्यवस्था, इतने मुद्दे हैं कांग्रेस के पास। और जो मैंने अपना व्यक्तिगत अनुभव किया है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ चुनाव कांग्रेस 100% जीतने जा रही है। और जहां तक इनका सवाल है कि हम दिल्ली में मीटिंग क्यों कर रहे हैं, हम कहीं भी मीटिंग करें इन्हें ऐतराज क्या है। इनके नेता भी तो दिल्ली जा रहे हैं मिलने, कभी धन सिंह रावत, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको क्या समस्या होती है? बात तो वही है ना, जब आपको समस्या हो रही है तो उनको भी हो रही है। अभी कल ही डिबेट पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि दिल्ली दौड़ क्यों हो रही है, दिल्ली दौड़ क्यों हो रही है। अब जब आपको परेशानी होगी तो उनको भी परेशानी है कि आप दिल्ली में क्यों कर रहे हैं बैठक। वो दरअसल दिल्ली, भाजपा के लोग दिल्ली इसलिए दौड़ रहे हैं कि दिल्ली के भाग्य से छिक्का फूट जाए, किसी की खुल जाए लॉटरी, एसएमएस आ जाए किसी के नाम का। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति अलग है, हम बहुत सीमित संसाधनों से, यशी आपको तो मालूम है, आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उत्तराखंड को बहुत दिनों से आप देख रही हैं। कांग्रेस बहुत सीमित लिमिटेड संसाधनों के साथ चुनाव में, लेकिन कांग्रेस के पास जनता का आशीर्वाद है, जनहित के मुद्दे हैं, जनता के जो है हित की बात हम कर रहे हैं। और ये सरकार जो है ये अपनी मनमानी में व्यस्त है। अभी इन्होंने पूरे उत्तराखंड राज्य का जो खनन का ठेका है वो गुजरात की एक कंपनी को दे दिया। उत्तराखंड के जो लड़के युवा बेरोजगार या छोटे मोटे जो है खनन के कारोबारी थे वो सब बेकार कर दिए इन्होंने। यात्रा सारी डिस्टर्ब होगी।
अब ऊपर से जो है बादल फटने के बाद रास्ते टूट गए, वो बंद है। घोड़े खच्चर वाले परेशान हैं, यात्री सारे परेशान हैं, होटल वाले सारे दुखी हैं, जिनके रिजॉर्ट हैं, जिनके होम स्टे हैं, वो सब बेरोजगार इस समय। बद्रीनाथ वो केदारनाथ विधानसभा जो क्षेत्र है रुद्रप्रयाग से, वहाँ बिल्कुल पेन डाउन काम है। कोई ना यात्री है, ना कोई बिजनेस है, ना कुछ है। और सरकार जो है दिल्ली के चक्कर लगा रही है। वापस आएंगे राजेंद्र जी आपके पास, जरा और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर विस्तार से बातचीत करते हैं इस पर। नवीन प्रशाले जी, तिरंगा यात्रा या हर घर तिरंगा से क्या चुनाव जीत लेंगे, उपचुनाव जीत लेंगे या निकाय निकाय चुनाव जीत लेंगे? क्योंकि कांग्रेस जितना मजबूती से अपनी तैयारियां कर रही है, कांग्रेस की तैयारी इस बार वाकई धरातल पर नजर आ रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं या उत्तराखंड में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं या उपचुनाव हुए और जैसे कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो कांग्रेस काफी गंभीर नजर आ रही है। अब उनके शीर्ष नेता भी आ रहे हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। आप सभी हमारे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन प्रशाले जी, अपनी बात को पूरा करें प्लीज। जी यशी जी, मैं कह रहा था कि आपने पूछा तिरंगा यात्रा से क्या चुनाव लड़ेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तिरंगा यात्रा अलग है, चुनाव अलग है, दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। जहां तिरंगा यात्रा से इस देश के स्वाभिमान जागरण की बात हम करते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने की बात करते हैं, राष्ट्र भक्ति की भावना को जगाने की बात करते हैं, तो उसमें तिरंगा यात्रा काफी आगे आती है। और हर घर तिरंगा जो है, आपने देखा पिछली बार भी बहुत सफल अभियान रहा और इस बार भी सफल अभियान रहा। इतना बड़ा अभियान कोई भी सरकार पीछे नहीं चला पाई तिरंगा को लेकर। अब मैं बात करता हूं जैसे अभी नवीन जी आप अपनी बात को पूरा करें, उससे पहले मैं एक बात और ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, गर्मा मेहरा दसोनी को, वो साफ कह रही थी कि अब आप हमको बताएंगे कि सम्मान करना है तिरंगे का, बीजेपी बताएगी, हम तो बचपन से करते चले आ रहे हैं। हम कांग्रेस को क्यों बताएं? हम इस देश की जनता को भी नहीं बता रहे। देश की जनता स्वयं अपने आप में जागृत होकर, हम तो केवल एक मार्गदर्शन मिल रहा, जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो मार्गदर्शन मिला देश के स्वाभिमान के लिए, देश के जागरण के लिए, इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, उसका एक परिणाम है कि देश की जनता उनके साथ है। और देश की जनता आपने कोरोना काल में भी देखा और इस समय भी देखा, तो उनके द्वारा जो भी अभियान चलाए जाते हैं, उस नेतृत्व के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, वो अभियान 100% सफल हो रहे हैं। हमें कांग्रेस को सिखाने की जरूरत नहीं है और कांग्रेस में इतनी ताकत भी अब बची नहीं है कि वो कुछ सीख पाए। वो तो अपने आप में व्यस्त हैं, अपने आप में मस्त हैं। और उत्तराखंड में तो कांग्रेस आप देख सकते हैं नहीं। कांग्रेस और इस प्रदेश के लिए कांग्रेस, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, मेरी निजी राय यह है कि कांग्रेस एक कलंक है। आपने देखा इन्होंने केदारनाथ यात्रा निकाली और केदारनाथ यात्रा बंद होगी। इनकी आस्था, इनकी भक्ति, इनकी जो श्रद्धा है वो एक छद्म है। कभी भी भगवान के अस्तित्व को नहीं मानने वाले लोग अपने चुनावी मतलब के लिए यात्रा को निकालते हैं और वो यात्रा ही बंद हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही तो वहां पर आपदा आई तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सिंह। अभी चौधरी साहब बोल रहे थे कि 10-12 दिन हो गए, आप टिके क्या वहां पर? क्या आपदा के 24 घंटे के अंदर भी कोई कांग्रेस का नेता टिका रहा? जो आप लोग वहां गए थे, आप भाग गए, आपने आपदा देखी और भाग गए। आपका वो फितरत है कांग्रेस की कि आपदा से भागना, मुसीबतों से भागना। तो लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रदेश के लिए काम कर रही है। राजेंद्र जी रुकिएगा प्लीज, मुझे सबकी प्रतिक्रिया लेनी, मैं जवाब लूंगी आपसे, रुक जाइए। सराहना इस प्रदेश की जनता कर रही है। जी यशी जी, ठीक है। शांति प्रसाद जी, चुनाव की तैयारी कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी का अपना हर घर अभियान भी चल रहा है तिरंगा को लेकर। यूकेडी क्या कर रही है? देखो यशी जी, लोकतंत्र में हर पार्टी चुनाव में अपनी तरफ से तैयारी करती है। हमारे भी प्रभारी जनपदीय स्तर पर घूमकर संगठन के अंदर प्रत्याशियों को तैयार कर रही है। उम्मीद है कि यदि निकाय चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव होंगे तो हम दमखम के साथ, मुद्दों के साथ मैदान जंग में खड़े होंगे। अब आ जाइए केदारनाथ का मामले में। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां 2013 से लेकर 24 तक ये नहीं बता पा रही है कि विजय बहुगुणा जी के टाइम पर, जो हरीश रावत जी के टाइम पर 1509 करोड़ का आरोप घोटाले का लगा था केदारनाथ मंदिर के निर्माण में, पुनर्निर्माण में, तब और भारतीय जनता पार्टी पे चंदा चोरी का तो आरोप लगा ही लगा था, इन्होंने सोना चोरी कर दिया। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये नहीं बता पा रही हैं कि आखिर इन 14-15 वर्षों में
इस राज्य के साथ इतना बड़ा धोखा करने के बाद ये किस मुंह के साथ केदारनाथ चुनाव में अब आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी ये तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये ईमानदार होते तो ये निकाय चुनाव टालते? अगर ये ईमानदार होते तो पंचायत चुनाव को 1.5-2 वर्ष पीछे करने की मंशा पाल कर जो है ब्लॉक स्तर पर भाजपा वालों को धरने पे बैठाकर बताओ, लोकतंत्र में चुनाव टालने के लिए धरना करवा रही भाजपा। ऐसी भाजपा के हाथ में तिरंगा अच्छा नहीं लगता। तिरंगे से पहले यदि अंकिता के हत्यारों को जो है सही सजा दिलाने की बात करते तो हमें लगता। रवि बड़ोला जो उत्तराखंड के अंदर नौकरी बेचारा अपने ही करके खा रहा था, उसकी हत्या करने वाले भाजपा के यदि रवि बड़ोला के घर परिवार को न्याय दिला देते तो तिरंगा इनके हाथ में अच्छा लगता। फिर बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी कब तिरंगे की हुई? ये बात अगर हम इनसे पूछेंगे तो फिर इनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। कहने का मतलब है, अरे आपके पास सत्ता है, सत्ता में आप नौजवानों के रोजगार बेच रहे हो, संसाधन बेच रहे हो, खनन का काम गुजराती को दे रहे हो, मंदिरों में जो है विकास के नाम पर बड़े बड़े घोटाले कर रहे हो। ऐसे में जनता का ध्यान भटकाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि संगठन के हाथ में डंडा दे दो, डंडे में झंडा लगा दो और उसके बाद कहो भारत माता की जय। और जब सवाल करो तो फिर वो बेइज्जती होती है। जैसे लोकसभा में आपने राज्य मंत्री अजय भट्ट जी को देखा, उनसे सवाल पूछा तो जवाब देने लगे मोदी जिंदाबाद। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के हर प्रवक्ता की स्थिति है। यहाँ पर निकाय चुनाव की बात हो रही है तो हमारे छोटा भाई प्रशाली बोल रहा है मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी ने डंडा दे दिया हाथ में सबको। कहने का मतलब है उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा है। उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की जिस तरीके से इन्होंने टालमटोल करी है, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी एकल ताकत पर विश्वास रखती है। दिल्ली से मोदी का दबाव बनेगा और उत्तराखंड में 40% कमीशन दिल्ली जाएगा। चुनाव निकाय हो ना हो, पंचायत चुनाव हो ना हो, यही कारण है कि यशी जी आप यहाँ पर डिबेट कर रही हो और भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास मुद्दे नहीं है ये बताने के लिए कि केदारनाथ में आप किस मुंह से चुनाव लड़ने जाओगे। क्या वो जो 228 किलो सोना है वो मुद्दा नहीं बनने दोगे? क्या आप उत्तराखंड के अंदर वो दिल्ली की तरह अन्य राज्यों की तरह मुकदमे लगाकर लोकतंत्र की हत्या करोगे? ये भाजपा का जो असली चेहरा है, भाजपा मुद्दों से भटकाकर हाथ में तिरंगा लेकर जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। वापस आते हैं शादी प्रसाद जी, आप सबके हमारे साथ बने रहिएगा। कुलदीप राणा जी, उसके बाद आपका रुख करेंगे या रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए? जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, भारत पर्व मनाएगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आजादी की पहचान तिरंगा, वीरों का सम्मान तिरंगा, जोश भर दे जो नस नस में भारत का गौरव गान तिरंगा, हिंदुस्तान के दिल से निकली देश प्रेम की गंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, भारत की मुस्कान तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा, हंसते हंसते मिटे जो उनकी आन बान और शान तिरंगा, आजादी के उत्सव में पूरा देश है रंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम चर्चा कर रहे हैं जो एक और बीजेपी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग जारी है होने वाले उपचुनावों को लेकर, साथ ही साथ निकाय चुनावों को लेकर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बस काफी गंभीरता से इन चुनाव को लेती हुई नजर आ रही है। कुलदीप राणा जी का सीधे रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है इस बार उत्तराखंड के चुनावों को लेकर काफी सीरियस है। इतना सीरियस मुझे नहीं लगता मैंने पहले लोगों को देखा है, क्योंकि अब जिस तरीके से उपचुनाव जीता इन्होंने, कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। हालांकि आज गौर करने वाली बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का संदेश जो है वो दिया है, साथ ही साथ निर्देशित किया है, और कांग्रेस कितनी एकजुट रहेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें, मुझे लगता है इस बार जो राहें हैं वो आसान नहीं होंगी। बिल्कुल यसी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उत्तराखंड में बीजेपी के लिए स्थितियां थोड़ा टफ हैं, और ये बात भी उतनी ही सही है कि मैंने भी ये बात गौर करी कि उत्तराखंड में कांग्रेस कभी इतनी मजबूत नहीं थी और उसमें इतनी एकजुटता कभी देखने को नहीं मिली थी जितनी इस समय देखने को मिल रही है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के भीतर से गुटबाजी की खबरें तो बाहर निकलती रहती थी कहीं ना कहीं, और बहुत सर फुटबॉल भी सड़कों पर दिखाई देता था। लेकिन इस समय कांग्रेस ने अपने आप को जिस तरह से एकजुट रखा हुआ है, या तो ये कांग्रेस आला कमान ने कुछ कड़ा मैसेज इस समय दिया है अनुशासन को लेकर के, और या फिर ये हो सकता है कि करण माहरा जो हैं प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत बनाने में और उसमें एक कह सकते हैं अनुशासन स्थापित करने में कामयाब हुए दिखते हैं। रही बात केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के, देखिए बद्रीनाथ सीट पर हुए उपचुनाव में और मंगलौर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को सीटों का कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही सीटों का कोई नुकसान हुआ, क्योंकि दोनों सीटें विपक्ष के पास थी। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ वो है मोराल के स्तर पे, कार्यकर्ताओं का जो मोराल था वो इससे बड़ा प्रभावित हुआ। वहीं कांग्रेस में इन दो जीत से कांग्रेसियों का जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है और वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, आश्चर्य की बात ये है कि एक अनुशासन में देखी जाने वाली पार्टी भाजपा, जिसका कहा जाता था और हम भी ये बात मानते थे कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भाजपा का जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से चुनाव के लिए बनाया गया है पार्टी का, और उसके कार्यकर्ता हमेशा पार्टी में चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस समय पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं प्रभावित दिखाई दे रहा है। उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे निकल करके आए हैं, और खासकर अब जो केदारनाथ का उपचुनाव है, यसी मैं आपको एक बात बताऊं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली थी, उसके बाद उन्हीं के में 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बावजूद केदारनाथ में केंद्र सरकार द्वारा किए गए तमाम पुनर्निर्माण के बावजूद भाजपा वहां चुनाव हार गई, और कांग्रेस के पहली बार के प्रत्याशी रहे मनोज रावत वहां से विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि केदारनाथ जो सीट है वहां भाजपा की स्थिति किस प्रकार की है। हालांकि वो 2022 के इलेक्शन में दोबारा उस सीट को हासिल करने में कामयाब रही है, लेकिन अभी वहां जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं, खासकर जो केदारनाथ को लेकर के प्रकरण हुआ है जिसमें 228 किलो सोने का एक विषय जो निकल करके आया है, और जो आपदा वहां निकल करके आई है, उस आपदा में जो चीजें हुई हैं उसने चीजों को और जनमानस को बहुत प्रभावित किया है, और ये चीजें चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहेंगी। कांग्रेस के पास इस समय मुद्दे की कमी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, वहीं भाजपा के पास समस्या यह है कि भाजपा के प्रवक्ता से लेकर के भाजपा के बड़े नेता भी अपनी पार्टी को उस मजबूती के साथ डिफेंड करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के अटैक पर उनका भाजपा का कोई डिफेंड नहीं हो रहा है, ना ही भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के विधायक या मंत्री उस तरह से चीज़ों को प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा, विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार से चीजें निकल करके आई हैं कि भाजपा के लगातार उत्तराखंड से नेता केंद्र में शीर्ष नेतृत्व से मिलने जा रहे हैं, उसका भी अब विपक्ष ने एक बड़ा फायदा उठाया और वो उसमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है कि क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि यहाँ सरकारें चाहे भाजपा की रहे या कांग्रेस की रहे, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री यहाँ रहता नहीं है किसी का, यहाँ बदलाव रहता ही है। बीजेपी के साथ इस समय एक बड़ी समस्या ये है कि वो पिछले 7 साल से उत्तराखंड के शासन में है, उत्तराखंड की सत्ता में है, तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, भाजपा के कार्यकर्ता अपने मुद्दों को, अपने पार्टी के, अपने सरकार के कार्यों को उस तरीके से प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहे हैं और वो काउंटर भी नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस के पास इस समय इतनी सारी चीजें हैं कहने के लिए, करने के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो एक बड़ा इशू रहता है धर्म और आध्यात्म को लेकर के, बद्रीनाथ सीट के बाद अगर केदारनाथ सीट पर चीजें प्रभावित होती हैं तो इसका नुकसान सिर्फ उत्तराखंड भाजपा को नहीं होगा, इसका नुकसान राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा को झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो कुलदीप जी, क्योंकि राम मंदिर के बाद जो चीजें निकल करके आई हैं उसमें केदारनाथ एक बड़ी भूमिका में इस समय आ गया है। ठीक है, वापस आते हैं कुलदीप जी आपके पास। राजेंद्र चौधरी जी क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा तो बहुत सिंपल कहना है कि कांग्रेस जो है वो करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है और अपनी हार को देखते हुए भाजपा ने, जैसा अभी भट्ट जी कह रहे थे, जो नगर निकाय चुनाव है उन्हें बार बार पोस्टपोन किया, 2-3 बार जो है इन्होंने प्रशासकों का समय भी बढ़ा। अभी जहां तक हमारे छोटे भाई कह रहे थे पक्षाली जी कि हम वहां रुके नहीं आपका के समय, हम 30 तारीख को वहां बादल फटा है और हम 2 तारीख को वापस आए प्रशाली। आपके मुख्यमंत्री जी जो है वहां 15 मिनट रुक के वापस भाग आए। हम सारा दिन वहीं रहे, सोनप्रयाग से आगे जहाँ सबसे पहला रास्ता था। दूसरी चीज ये क्या है जैसी कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, हमारे मुद्दे हैं 228 किलो सोना, हमारे मुद्दे हैं अंकिता भंडारी, हमारा मुद्दा है पलायन, हमारा मुद्दा है केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा, और इनका मुद्दा क्या है? गुजरातियों को खनन देना, गुजरात की कंपनियों को जो है हेलीकॉप्टर के लाइसेंस देना, गुजरात के ठेकेदारों को जो है पहाड़ में जो है बड़े बड़े परियोजनाएं देना, गुजरात के लोगों को जो है यहाँ जल विद्युत परियोजनाएं देना। ये इनमें और हम में ये फर्क है। दूसरी चीज क्या है कि ये घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा यात्रा चला, हर तिरंगे का जितना अपमान संघ और भाजपा ने किया है इस देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इतना अपमान नहीं किया। ठीक है, काउंटर जवाब राजेंद्र जी लेते हुए चलते हैं नवीन प्रशाली जी। नहीं, यशी 2014 के बाद संघ के मुख्यालय पे पहली बार तिरंगा फहराया गया। ये तो तिरंगे में विश्वास ही नहीं करते थे। इनका तो एक सूत्रीय कार्यक्रम पहले था। जब ये 77 में सरकार आई जनता पार्टी की संघ के साथ, 89 में सरकार आई, ये हमेशा से पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकारें रही हैं। इन्होंने जनहित के काम कभी नहीं किए। प्रशाली जी सकते कि गुजरात की कंपनी को उत्तराखंड के खनन का ठेका क्यों दिया गया, किसके दबाव में दिया? ये सारे मुद्दे हैं। आज सारी सड़कें जो हैं हमारे यहाँ रुड़की में, देहरादून में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में टूटी हुई हैं, जल भराव की स्थिति है। ऐसा कोई कस्बा, शहर, गांव नहीं है जहां बारिश की वजह से हो गया आपका। ठीक है, राजेंद्र जी जरा जवाब लेते चलते हैं। नवीन जी, अभी जहाँ पे मैं कुलदीप जी की बात का भी जवाब चाहूंगी कि प्रवक्ताओं के पास काउंटर अटैक करने के लिए कुछ नहीं है इस वक्त। देखिए यशी जी, जहां तक भारतीय जनता की पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में जो सरकार है उत्तराखंड की अब तक की सर्वश्रेष्ठ सरकार है। उसके काम से वो सर्वश्रेष्ठ है, उसके अंदाज से सर्वश्रेष्ठ है, हर तरह से सर्वश्रेष्ठ है। अभी तिरंगा की बात यहाँ पर चौधरी साहब कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि तिरंगे का अगर सबसे बड़ा अपमान किसने किया है तो कांग्रेस ने किया है। हमारे तिरंगे के बीच में अपना कटा हुआ पंजा लगाकर इस देश के झंडे के साथ आपने अन्याय किया है, इस देश की जनता के साथ आपने अन्याय किया है। आपको अपना झंडा बदलना चाहिए, आपको अपना कलर बदलना चाहिए, नंबर 1।
नंबर दूसरा, आपने कहा कि बेरोजगारी में अगर रोजगार की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त के सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री, जितने पिछले 20 सालों में रोजगार नहीं दिया गया उत्तराखंड में, अगर आप देखेंगे तो 6-7 हजार रोजगार दिया गया। और इस दौरान नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अब आपको जवाब मिल रहा है तो हाथ क्यों जोड़े? जवाब मिल रहा है तो हाथ मत जोड़िए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री हैं। अगर केदारनाथ की बात है तो केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया है, और इस राज्य के मुख्यमंत्री इसको लगातार कर रहे हैं। एक सवाल निकल कर आया, सुनिए जरा, 1 मिनट राजेंद्र जी 1 सेकंड रुके। एक सवाल निकल कर आया नवीन जी कि अगर बद्रीनाथ तो आप हार ही गए और अगर आप केदारनाथ भी हार गए तो ये क्योंकि काफी ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर, जैसा कि अभी कुलदीप जी कह रहे थे, कि आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित होने वाला है। ऋषि जी, हारने और जिताने का काम प्रदेश की देवतुल्य जनता का है, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हारा हुआ मान लिया है फिर? क्योंकि ऐसे जवाब की अपेक्षा तो हम नहीं करते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से। जनता जनार्दन होती है उनके, हमेशा चाहे बद्रीनाथ का रिजल्ट आया हो, चाहे फैजाबाद का रिजल्ट आया हो, कहीं का भी आया हो, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया है, क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। लगातार 3 बार हमारे सांसद दिए, लगातार पहली बार यहाँ पर सरकार रिपीट किया है। उससे ज्यादा जनता क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस जनादेश का सम्मान करते हुए हर उस काम को कर रही है जो यहाँ पर रुका हुआ काम है। चाहे वो क्षैतिज आरक्षण देने की बात हो राज्य आंदोलनकारी को, हमारी सरकार ने दिया, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, हमारी सरकार ने दिया, इस प्रदेश में यूसीसी की बात हो तो हमारी सरकार ने किया, भू कानून और की बात हो, यहाँ पर मूल निवास की बात हो तो हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। तो हमारी सरकार उन मुद्दों पर काम कर रही है जिन मुद्दों पर आज तक किसी भी सरकार ने सोचा नहीं। गलत बात है। अगर वाकई मुद्दों पर काम हो रहा होता तो इस राज्य को राजधानी न जाने कब की मिल चुकी होती, और जो कि अभी तक नहीं मिली। कानून आपका किस तरीके का, अभी जो त्रिवेंद्र सरकार में जो कानून आपका बदला, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? कानून आपको पता है कि कितना सशक्त है? किसने बनाया राज्य भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार, स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाया ये राज्य नरसिम्हा राव ने नहीं बनाया था। नरसिम्हा राव तो उस वक्त का नारा था कि जो दिल्ली का राव है उत्तराखंड का पर नहीं जाना चाहती हूँ कि उत्तराखंड राज्य किसने बनाया। अभी कांग्रेस खुद क्लेम कर देगी, आप अलग क्लेम करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। अभी तो ये विषय है ना कि आपने कितना 24 साल में क्या कर दिया उत्तराखंड के लिए। हम कर रहे हैं ना, जितनी जब हमारी सरकार आई हमने सभी काम किए। शांति प्रसाद भट्ट जी मुस्कुरा रहे हैं। शांति प्रसाद जी, देखिए यशी जी, अब ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई मैं आपको बता दूं, चैनल पर बैठकर साफ झूठ बोलने में नंबर 1 पार्टी कह रही है राज्य। बिल्कुल भी नहीं, आप आंकड़े उठा के देख लो, 10% रोजगार के आंकड़े उठा लो। शांति प्रसाद जी कुछ ही बोल के नहीं होगा, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं 228 किलो सोना, मुझे बताइए दस्तावेज के साथ आइए, ऐसे ब्लेम मत कीजिए यहाँ पर। आप दस्तावेजों के साथ आइए, आप कहिए 228 किलो सोना किसने दिया था, कब दिया था, आप ये बताइए। हो जाओ, पूरी बिल और सारा दस्तावेज ऑनलाइन है, सारे डोमेन पर आप उनको देखिए। ऐसे नहीं हो सकता बिल्कुल भी, आप कुछ और बोल देंगे अपने मन से। आप जो बात कहेंगे उसके पीछे तथ्य होना चाहिए, उसके पीछे सबूत होना चाहिए। क्षैतिज आरक्षण इन्होंने लागू नहीं किया, इसलिए राज्य आंदोलनकारी डीएम ऑफिस के बाहर शहीद स्थल पर धरना दे रहे हैं, और ये यहाँ पर साफ झूठ बोल रहे हैं हमने दे दिया। ये तो इतने बड़े झूठे हैं, सरकार ने दे दिया है। पूरा राज्य गुजरातियों से बिकवा दिया, मगर कह रहे देश में चमन हो रहा। ये तो इतने राजनीतिक बेईमान आदमी हैं कि आप कुछ भी बोल दोगे, आप क्या उसमें कुछ। शांति प्रसाद जी, आपकी बातों को कौन मानेगा? तथ्य निकाल के लाइए, अगली बार कागज के साथ आना किसी बात कहने के लिए। यहाँ झूठ मत फैलाइए। शांति प्रसाद जी बिल्कुल भी झूठ मत फैलाइए। देखिए झूठ नहीं चलता, झूठ नहीं चलिए बिल्कुल। मुझे पता है कि कांग्रेस, यूपीएडी, सारे विपक्ष इस वक्त एक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप झूठ नहीं फैला सकते। आपको तथ्यों के साथ आना चाहिए। नवीन प्रशाली जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करें, ठीक है? नवीन जी रुकिएगा, नवीन जी रुकिए। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जब इनको राजनीतिक रूप से विपक्ष नंगा करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं, इनको दर्द होने लगता है। हम यही तो राजेंद्र जी, यदि 10% क्षैतिज आरक्षण रुकिए, नवीन जी रुकिएगा। राजेंद्र जी अपनी बात को पूरा करें, इसके बाद वापस राज्य आंदोलनकारी की मांग को पूरा करते। दूसरी बात, अगर आप केदारनाथ में इतने परिपक्व हैं तो फिर ये तिरंगा यात्रा में क्यों नहीं मुद्दे बोलते उत्तराखंड के? क्यों नहीं बोलते कि केदारनाथ? हम तो मुद्दा उत्तराखंड के मुद्दे सॉल्व कर रहे हैं। जी कहिए। मुद्दे आप बोलेंगे सॉल्व हम करेंगे। ठीक है नवीन प्रशाली जी, हमसे ज्यादा समझ आप में नहीं है। नवीन प्रशाली जी रुकिएगा। शांति प्रसाद भट्ट जी 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज।
राजेंद्र जी अपनी बात जैसी को मैं पूरा करें। जी, मैं कहना चाहूंगा कि तिरंगा, ये घर घर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, चलो तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये घर घर यात्रा निकालें कि उत्तराखंड में सबसे महंगी बिजली है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महंगा हाउस टैक्स है, उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि सर्किल के रेट इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, इसलिए हाउस टैक्स बढ़ गया। और एक साल में 3-3 बार बिजली के रेट बढ़ाने का रिकॉर्ड अगर किसी सरकार के पास है उत्तराखंड जैसे राज्य में, वो भाजपा के पास है। और जहां तक 228 किलो सोने की बात है, नवीन जी, राम मंदिर जन्मभूमि के लिए, न्यास के निर्माण के लिए सुबह 10:30 बजे बैनामा लिया चंपक लाल एंड कंपनी। राजेंद्र जी मुझे एक सवाल का जवाब देंगे क्या? राजेंद्र जी एक सेकंड, नवीन प्रशाली जी प्लीज, नवीन प्रशाली जी आई एम हियर, नवीन प्रशाली जी मैं ऑलरेडी हूँ यहाँ पर, रुक जाए नवीन प्रशाली जी प्लीज, होल्ड ऑन, नवीन प्रशाली जी होल्ड ऑन प्लीज, पेपर के साथ बात कीजिए, ऐसे नहीं बिल्कुल। एक सेकंड रुकिएगा। राजेंद्र जी मेरा सवाल है आपसे, राजेंद्र जी मेरा सवाल है आपसे, पहले सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। अभी आपने कहा कि यात्रा निकालनी चाहिए, जो बिजली की दरें बढ़ रही हैं और जो भी मुद्दे आपने गिनाए उसको लेकर, ठीक है, आपने यात्रा निकाली थी। अभी मुझे हाल फिलहाल में याद है केदारनाथ को लेकर जब उसका स्वरूप दिल्ली में बनवाने की बात कही गई थी। बिजली को लेकर कांग्रेस कितनी यात्राएं निकालती है, या जो आम मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस कितनी यात्राएं कर लेती है? केदारनाथ को लेकर आपने कर ली क्योंकि उपचुनाव जीतना है। यशी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड है, जो नियामक आयोग है, उसकी एक हर साल किताब छपती है जब वहाँ जन सुनवाई होती है, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में मेरा भी नाम। राजेंद्र जी का वॉल्यूम बढ़ाइए प्लीज। मैं साल वहाँ आपत्तियां देता हूँ, लेकिन मैंने इस बार जब देखा दोबारा उन्होंने रेट बढ़ा दिए, तीसरी बार सुनवाई की करने का एक नाटक किया कि लोगों को बुलाएं और उनके ऊपर महंगी बिजली थोप दें, तो मैंने जो चेयरमैन थे उन्हें स्पष्ट मना कर दिया कि इस मीटिंग का कोई लाभ नहीं है, नियमों के विपरीत आप एक साल में 3-3 बार बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड उस समय संधू साहब थे, मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन दिया मिलकर कि आप जो सर्किल रेट बढ़ा रहे हैं ये न्यायोचित नहीं है, इतना ज्यादा सर्किल रेट। मैंने उन्हें समझाया कि सर्किल रेट बढ़ने से हाउस टैक्स बढ़ेगा, हर व्यक्ति जो है इतना महंगा हाउस टैक्स देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस सरकार की नीति है यशी कि जनता का खून चूसने की। आप देख लो, उत्तराखंड जल विद्युत उत्पादन राज्य है और यहाँ 7.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली है, कोई तुक है इस बात का? उद्योगपतियों के लिए 5 रुपए, 4 रुपए, 74 पैसे, 5। अरे घरेलू बिजली कितनी हो बताइए ना, कॉमर्शियल और उसका रेट आप अलग अलग करके फिर वही गफलत। मैं यही तो बता रहा हूँ, अगर आपको इतनी चिंता होती, चौधरी साहब जमरानी बात 50 साल से राजनीति का शिकार नहीं हो रहा होता। जमरानी बात क्यों पास नहीं किया आपने? जमरानी बात या लखवाड़ ब्यासी परियोजना पर काम क्यों नहीं किया? क्यों आपने काम नहीं किया? मेरी बात सुन, क्यों काम नहीं किया आप बताइए। चिंता कर रहे हैं इस राज्य में पीक आवर्स। ठीक है, कुलदीप जी का रुख करते हैं। कुलदीप जी मुझे एक बात बताइए, मुझे लगता है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की बिजली पर कितना काम किया आपने बताइए। उत्तराखंड के कुछ बेसिक मुद्दे हैं जो मुझे लगता है हम आज से 4-5 साल 10 साल बाद भी बात कर रहे होंगे तो उसी पर बात कर रहे होंगे, क्योंकि उनका कुछ नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, और वो मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। उसके बावजूद भी आरोप प्रत्यारोप जब इस तरीके से होता है तो कैसे देखते हैं इसको आप? जी आपने मुझसे सवाल किया? नहीं, कुलदीप जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वो है यूकेडी का कमजोर होना। यूकेडी इस राज्य की वो पार्टी रही जिसने उत्तराखंड आंदोलन को दिशा दी, और उस दौर में भाजपा और कांग्रेस और अन्य तमाम दल जो हैं वो इसी यूकेडी के बैनर तले उत्तराखंड आंदोलन में अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे, अपना योगदान दे रहे थे। लेकिन राज्य बनने के बाद जो अस्थिरता और जो विघटन उत्तराखंड क्रांति दल में देखने को मिला, उसने यहाँ की जनता को सबसे ज्यादा निराश किया। एक दौर था जब हम दिवाकर भट्ट के स्पीच सुना करते थे और उत्तराखंड आंदोलन में क्या शानदार वो स्पीच दिया करते थे,
और उत्तराखंड के भविष्य को लेकर के, उनके मुद्दों को लेकर के हमारी वित्तीय नीति क्या होगी, हमारा भविष्य किस तरह का होगा, हमारे पास किस तरह के रोजगार के साधन होंगे, संसाधन होंगे, इन विषयों पर तमाम सारी चीजें हम उनको सुनते थे। ठीक है, आज भी जब मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ तो मुझे दिवाकर भट्ट का श्रीनगर का भाषण याद आ रहा है। ठीक है, हमने काशी सिंह हरी को सुनते थे, तमाम और बड़े जो नेता रहे हैं उनको हम सुनते थे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस राज्य को हुआ यूकेडी के कमजोर होने से। यूकेडी के कमजोर होने से इस राज्य के जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, क्योंकि जो उत्तराखंड की लड़ाई थी वो क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर थी, यहाँ के रोजगार, यहाँ का जल, जंगल, जमीन, ठीक, इन मुद्दों को लेकर के थी। और धीरे धीरे आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि राष्ट्रीय दल तो यहाँ मजबूत हो गए, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे वो दिन प्रतिदिन कमजोर हो गए। आज की डेट में राज्य में जो सबसे बड़ा मुद्दा है जनता का, वो स्थायी निवास का है, मूल निवास का है। ठीक है, अब देखिए, मैं एक आज छोटे से उदाहरण के साथ बात रखूंगा। उत्तराखंड में खुली भर्ती में तमाम लोग आए, यहाँ पे अन्य राज्यों से भी लोग भर्ती होने के लिए आए। ठीक है, लेकिन एक स्थायी मूल निवास नीति, स्थायी निवास नीति की कट ऑफ डेट तय न होने की वजह से आज आलम ये हो गया है कि वे सारे के सारे लोग उत्तराखंड के निवासी हो गए हैं। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि उत्तराखंड छोटा राज्य था, हमारे पास शैक्षणिक संस्थान भी बहुत कम थे। यहाँ कंपटीशन को लेकर के हमारे युवाओं को, हम लोगों को भी दिल्ली, इलाहाबाद जाना होता था। ठीक है ना, हमारे लिए वो एक तरीके से शिक्षा के कुंभ हुआ करते थे, शिक्षा के गढ़ थे। लेकिन आज 24 साल के बाद भी उत्तराखंड राज्य में एक भी ऐसा संस्थान नहीं है जिसको देख करके हम कह सकें कि हाँ ये देश में मिसाल है, ये एजुकेशन के सेक्टर में मिसाल है, जो अपने क्षेत्र के युवाओं को तैयार कर सके। ठीक है, आलम ये हो गया कि कमजोर कंपटीशन के कारण अन्य राज्यों से लोग यहाँ आए और वो सफल हो गए। ठीक है, अब हालत ये हो गई है कि चीजें इतनी ज्यादा प्रभावित करने लगी हैं कि आपने 5-10 साल की बात कही है, यहाँ स्थितियां धीरे धीरे उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो अपने ही राज्य में अब पिछड़ता जा रहा है, या यूं कहें सीधे कि अल्पसंख्यक होने की स्थिति में आ गया है। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था में भी ये बात कही जाती है कि राज्यों पर के नौकरियों पर वहाँ के निवासियों का अधिकार है। ठीक है, हमने अब महाराष्ट्र का आंदोलन देखा, हमने पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन देखा, साउथ के कई राज्यों में वहाँ की स्थानीय नौकरियों को लेकर के आंदोलन देखे हैं, तमाम जगह बातें उठती रही हैं। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में स्थितियाँ उलट रही और उसी का खामियाजा ये है कि आज राजनीतिक दल तो मजबूत हो गए, लेकिन प्रदेश की जो मूलभूत स्थितियां हैं वो कमजोर हो गई। बिल्कुल, वापस आएंगे कुलदीप जी। राजेंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद शांति प्रसाद भट्ट जी आप, मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपके लिए। ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, इसीलिए इतने बड़े राज्य जहाँ इतनी समस्याएं हैं, उसका जो सत्र है विधानसभा सत्र वो मात्र 2 दिन का है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे राणा जी कह रहे कि यूकेडी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस की जब पहली यहाँ निर्वाचित सरकार आई, उसने 1.5 लाख करोड़ का निवेश इस राज्य को दिया पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व। जब दूसरी सरकार आई तो 70,000 केंद्र में सरकार की स्थिति चौधरी साहब, अरे यार रुका कर, कौन सी सरकार ने केंद्र का दिया था, मैं वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा उसको बता दीजिए। नहीं है पूरा, जब जानकारी नहीं है तो इंटरप्ट मत करो। आपकी सरकार ने 200 करोड़ आप जो कहना चाह रहे हैं और 100 रुपए उत्तराखंड में निवेश के नाम पे नहीं आया। उत्तराखंड के सारे संसाधन सारे जो है इन्होंने गुजरातियों को बेच दिए। नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने में केंद्र में किसकी सरकार थी? 2012 से 17 की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है राजेंद्र जी, देखिए चूंकि वक्त की कमी है, मेरी बात सुनिए राजेंद्र जी, का मुद्दा जो है राजेंद्र जी देखिए हमारे पास वक्त की कमी है। 7.5 साल की सरकार है। नवीन प्रशाली जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। ऐतराज किस है? नहीं, मैं यशी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नवीन प्रशाली जी बहुत तारीफ जो करना चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त केंद्र में हमारी सरकार थी, उसी सरकार ने पैसा उत्तराखंड को दिया था और आपने खर्च किया था, खर्च नहीं कर पाए थे ढंग से, और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। गुरु महाराज
निवेश उद्योगपति करते हैं, सरकार नहीं करती है निवेश। चलिए शांति निवेश प्रसाद भी इस प्रदेश के विकास के लिए शांति प्रसाद राजधानी भट्ट हो के चाहे आरोप बस अड्डे हो, प्रत्यारोप सबके लिए जारी, पैसा आया लेकिन था, यूकेडी का सबसे बड़ा पैकेज आया प्रॉब्लम था। जैसा कि अभी कुलदीप जी ने कहा कि यूकेडी का कमजोर होना ये दोनों यशी जी, भैया निवेश जो है उद्योगपति मैं करता तो है। मिल लो, तुम यशी समझो मैं बात यही तो को। बोल रहा हूँ। नवीन प्रशाली जी और पैकेज तो दिया था राजेंद्र जी सरकार ने। प्लीज 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 जो सरकार पंचायत चुनाव ना करा सके, जो सरकार निकाय चुनाव ना करा सके, जनता उन्हें केदारनाथ में सबक सिखाएगी और एक संदेश देश में जाएगा कि केदारनाथ हिंदू में मुस्लिम फेल हुए, केदारनाथ ये राम में सब दोनों एक हो जाओ, पूरा टीवी पर इनको दिखा दो। ऐसी जी 10,000 इन दो चेहरों को दिखाओ पूरे टीवी पर, इनसे बुलवा लो आप, और ये इनसे बुलवा लो भारतीय कैसे जनता एक हो पार्टी गए। का चरित्र है। यूकेडी और कांग्रेस एक है ये। जनता सवाल खड़े करती है, तब ये चैनलों में से लेकर हर जगह हल्ला मचाती है। मैं चौधरी साहब और शांति प्रसाद भट्ट जी को बड़े स्क्रीन पर दिखाया जाए। ना तो इनका राम रहा, ना इनका हिंदू मुस्लिम रहा, ये ठग हैं गुजराती, इन्होंने देश लूट लिया और जनता उत्तराखंड की इस बात को समझ चुकी है कि पूरा पहाड़ बेच खाए है। इनको उत्तराखंड से जब तक बाहर नहीं किया जाएगा, ये उत्तराखंड के एक एक संसाधन को बाहर वालों को शांति प्रसाद भट्ट जी आपकी ठीक है, पार्टी की आगे बात हुई आगे थी, उस पर जनता तय सवाल डालिए। करेगी। हम तो इंतजार करेंगे जरा केदारनाथ में जो उपचुनाव होते हैं उसमें जनता क्या तय करती है और निकाय चुनाव को लेकर भी। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे तिरंगा यात्रा हमारी और मंथन जारी, जहां एक और कांग्रेस का लगातार चुनावों को लेकर मंथन जारी है, तो वही तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी द्वारा तैयारियां भी की जा रही है। हालांकि उपचुनाव होने हैं केदारनाथ में और नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KNews इंडिया। नमस्कार।